पहले जो एम्प्लॉय 9 से 6 काम किया करता था, अब वही एम्प्लॉय 9 से रात 11 बजे तक काम करेगा। पर सोचने वाली बात ये है कि क्या गवर्नमेंट को अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? और सोचने वाली बात है, जब वो अपने देश के दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ही कॉम्पीट नहीं कर सकते तो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करेंगे? और कंपनीज भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि ना तो वहाँ कंपटीशन रह जाएगा और ना स्किल। हेलो दोस्तों, कर्नाटका ने रिसेंटली 2 बिल प्रपोज किए हैं जिनमें एक बिल तो 100% रिजर्वेशन देता है लोकल्स को, वो भी प्राइवेट जॉब्स में, और एक बिल लोकल्स के लिए आईटी के वर्किंग आवर्स को 14 आवर्स तक एक्सटेंड करने के लिए प्रपोज किया गया है। चलिए इस कंट्रोवर्शियल मूव के इम्प्लीकेशंस के बारे में समझते हैं। तो पहले बात करेंगे 100% रिजर्वेशंस फॉर लोकल इन कर्नाटका। इस बिल के अकॉर्डिंग कर्नाटका के प्राइवेट जॉब्स एक्सक्लूसिवली लोकल्स के लिए रिजर्व्ड हो जाएंगे और ये रिजर्वेशन 100% तक भी हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोकल टैलेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बिल की, जो आईटी जॉब्स में वर्किंग आवर्स को 14 आवर्स तक एक्सटेंड करने के लिए प्रपोज किया गया है। आईटी कंपनीज अब कर्नाटका और बेंगलोर जैसे शहरों में अपने एम्प्लॉयज़ से 14 आवर्स तक काम ले सकती हैं। यानी कि पहले जो एम्प्लॉय 9 से 6 काम किया करता था, अब वही एम्प्लॉय 9 से रात 11 बजे तक काम करेगा। वैसे इसको एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह से देखा जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि इससे एफिशिएंसी और बढ़ेगी, जो कि कर्नाटका की इकोनॉमी का एक क्रूशियल पार्ट है। वैसे गवर्नमेंट का मानना है कि वर्किंग आवर्स में एक्सटेंशन इसलिए भी नेसेसरी था क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और जो स्टेट की प्रोडक्टिविटी को सीधे सीधे बढ़ाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि क्या गवर्नमेंट को अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि वर्क लाइफ बैलेंस भी आईटी एम्प्लॉयज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आईटी की जॉब्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हार्ट और मेंटल इश्यूज़ के शिकार हो जाते हैं और देखा भी गया है, इन्हीं कुछ वजह से लोग अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अगर इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो गवर्नमेंट का ये मूव बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूव कहा जा रहा है। पर फिर भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए ही क्यों? गवर्नमेंट का कहना है कि 100% रिजर्वेशन पॉलिसी का प्राइमरी गोल है अनएम्प्लॉयड लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देना। प्राइवेट जॉब्स को सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व करने से कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसमें लोगों को राहत मिल सकती है और शायद इससे इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टिमुलेट होगी। पर फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी मेंटेन कैसे होगी? बेंगलोर अपने वाइब्रेंट इकोसिस्टम के लिए वेल नोन है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स और मल्टीनेशनल कंपनीज को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। लेकिन अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। बेंगलोर एक टेक हब है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यही कारण है कि अगर इन्वेस्टर्स से पूछा जाए तो वो यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार नहीं सोचते। पर 100% रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से ना तो बाहर के लोग यहाँ आके जॉब करना प्रेफर करेंगे और ना अलाउ किए जाएंगे, और जब वो नहीं होंगे तो ड्यू टू लेस टैलेंट बहुत सारे एमएनसीज भी हमारे बेंगलोर शहर से बाहर का रास्ता देख सकते हैं, जो सिटी की पोजीशन को सीधे सीधे वीक कर सकती है। एमएनसीज और स्टार्टअप्स को इन नई पॉलिसीज के चलते बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं और जिसका सीधा असर रीलोकेशन के फॉर्म में देखा भी जा सकता है। ये पोटेंशियल एक्सोडस कर्नाटका की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है बाय रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टैक्स रेवेन्यूज, क्योंकि कंपनीज को दुनिया का बेस्ट टैलेंट बेंगलोर में ही मिलता है, लेकिन वो टैलेंट
ऑल ओवर इंडिया से आता है और लोकल्स के लिए एक कंपटीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोकल्स को ऑलरेडी खुद को एनहेंस करना पड़ता है। पर इस मूव के बाद अब उन्हें किसी एनहेंसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स पर ही उनको मौका दे दिया जाएगा, और जिसकी वजह से वो अंडर स्किल्ड भी रह सकते हैं। और सोचने वाली बात है, जब वो अपने देश के दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ही कॉम्पीट नहीं कर सकते तो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करेंगे। और कंपनीज भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ना तो वहाँ कंपटीशन रह जाएगा और ना स्किल। देखा जाए तो इस मूव का कोई भी प्रॉफिट ना तो लोकल्स को ज़्यादा हो रहा है और ना कंपनीज को। तो प्रॉफिट हो किसे रहा है? हो सकता है ये डिसीजन सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा हो। ऑब्वियसली इतने सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज ने बहुत से लोगों के रिएक्शंस को अट्रैक्ट किया है। अगर हम नज़र डालें तो कुछ जॉब सीकर्स और लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स इस मूव को बहुत अच्छा मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस मूव से उन्हें फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और स्टेट का टैलेंट दूसरे स्टेट्स में नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बहुत से बिजनेस लीडर्स इसके अगेंस्ट में हैं और इसका जमकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। उनका कहना है कि 100% रिजर्वेशन पॉलिसी उनके इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर की करंट ग्रोथ को भी हिंडर कर सकती है। यहाँ तक कि एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स को लेकर भी लोग सपोर्ट में नहीं हैं। यहाँ तक कि लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल कोर्ट में स्क्रूटनी फेस कर सकता है, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी को सीधे सीधे वायलेट करता है। ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी कर्नाटका के एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक नई लेयर ऐड करती है, जो सीधे सीधे रिजर्वेशन के इशू को हाईलाइट करती है। इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसीज हमेशा से कास्ट और रीजन्स पर बेस्ड रही हैं। ये पॉलिसीज हमेशा से किसी ना किसी डिबेट को ट्रिगर करती रही हैं कि ये कितनी जस्टिफाइड है। रिजर्वेशन पॉलिसी का बहुत सी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनमें से एक है मेरिट। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी मेरिट के प्रिंसिपल को अंडरमाइन नहीं करती? रिजर्वेशन देके प्राइवेट कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉइज कैसे मिलेंगे और उनके पास क्या रीजन होगा कर्नाटका में इन्वेस्ट करने का? और जो वहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो वहाँ क्यों रुकेंगी जब टैलेंट मिलना बंद हो जाएगा? देखा जाए तो ये पॉलिसी इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। और वैसे भी इतने सालों के रिजर्वेशन के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या उखाड़ लिया? हम आज भी एक डेवलपिंग नेशन ही हैं। क्या हमें हर साल मेजर नहीं करना चाहिए कि कास्ट और लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशन यूज करके देश को कितना फायदा मिल रहा है, और अगर कुछ फायदा मिल रहा है तो उसका ग्रोथ रेट कैसा है? क्योंकि इतने सालों के बाद भी अगर हम एक पॉलिसी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेटजी एक फेलियर है और वोट बैंक बढ़ाने के जरिए से ज्यादा कुछ नहीं। इस बिल के पास होने से कर्नाटका की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा जा सकता है, पर गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है लोकल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अब जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना ही रास्ता बना लिया है तो सभी लोगों की निगाहें स्टेट पर हैं ये देखने के लिए कि ये पॉलिसी कर्नाटका को कैसे हेल्प करती हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये पॉलिसी सच में इतनी कारगर है, और अगर हैं तो फिर वो भी यही करेंगे। जैसे कि मुंबई, वो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। क्या होगा अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिट कर दे? ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में जहां नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं और वो दूसरे स्टेट से हेल्प लेते हैं। क्या होगा अगर दूसरे स्टेट अपना हाथ खींच लें? तो क्या हमें ऐसे स्टेट्स को अकेला छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब शायद सिर्फ कर्नाटका गवर्नमेंट के विजनरीज ही दे सकते हैं। पिछले बहुत डेकेड से ये रिजर्वेशन पॉलिसीज हमेशा से हम लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां ही दे रही हैं और इनसे बहुत सा नुकसान हुआ है। मेरा मानना है रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो कास्ट और रीजन के बेस पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें रिजर्वेशन फाइनेंशियल स्टेटस पर देना चाहिए। वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके हम इस पॉलिसी को
बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको इस पॉलिसी पे क्या लगता है और आपका क्या ओपिनियन है। अगर रिजर्वेशन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।